हेलो दोस्त, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे और अपने तैयारी में मस्त होंगे। तो चलिए, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडिकल स्टडी क्लासेस पे। तो आप लोग कैसे हैं, आप लोग तो बताइएगा। एंड ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है आप लोग को, एक थम्स अप डालिएगा। तो चलिए, आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन हम लोग का क्या है, जैसा कि आप लोगों को बताया कि यूनिट 2 हम लोग एमएसएन का स्टार्ट किए हुए हैं, जिसमें हमने एक आप लोग को पढ़ाया है पिछले क्लास में इंट्रा ऑपरेटिव केयर, मतलब जो आप लोग को अगर ड्यूटी लग रहा है ऑपरेशन में, ऑपरेशन थिएटर में, तो आप लोग कहाँ कैसे वर्क वहां पे कीजिएगा उसके बारे में हम लोग बता दिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे नया टॉपिक, एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, जो कि पढ़ेंगे हम लोग ब्लड बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है। तो एक बात याद रखिएगा कि हमने अलग अलग टॉपिक हमने स्टार्ट कर दिया, हमने अलग टॉपिक स्टार्ट कर दिया। थोड़ा जो था चल रहा था ना इंट्रा ऑपरेटिव केयर, उसमें 2-3 टॉपिक बचा हुआ है, बताए थे आपको कि थोड़ा बहुत छोटा टॉपिक है, उसमें हम जो रिलेटेड था मेन टॉपिक था वो आपको हम बता दे, जो आपको जरूरी है वो हम बता दिए थे। थोड़ा थोड़ा बचा हुआ वो हम कभी कभी हम आपको बता देंगे। हमको ना वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन मतलब कहानी टाइप के बोलने में हमको ना मजा नहीं आता। हमको जितना कॉन्सेप्चुअल टॉपिक रहेगा उतना अच्छा से और बेहतर तरीका से हम पढ़ाते हैं। तो हमको थ्योरी है मतलब कहानी टाइप से हमको अच्छा नहीं लगता है बोलने में, तो उसको हम कभी कभी जो है ना वीडियो बना के आपको दे देंगे, देख लीजिए आपको कितना वो। वैसे आप नहीं भी करिएगा तो हम जितना आपको बता दिया वो बहुत है आपके लिए। तो आप आज हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत ही बेहतरीन और कंसेप्चुअल टॉपिक है, क्या है, बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड उसको स्टार्ट होने से पहले तो चलिए एक लाइन आप लोग को सुना देते हैं, बेहतरीन लाइन है आप लोग के लिए कि सागर में कभी किनारा नहीं मिलता। क्या? सागर में कभी किनारा नहीं मिलता, गुजरा हुआ वक्त दोस्त, गुजरा हुआ वक्त दोस्त कभी दोबारा नहीं मिलता। और मत कूदना इश्क मोहब्बत के, और मत कूदना इश्क मोहब्बत के दलदल में, इश्क मत कूदना इश्क मोहब्बत के दलदल में, यहाँ फंसने के बाद आशिकी को सहारा नहीं मिलता। यहाँ फंसने के बाद आशिकों को कभी सहारा नहीं मिलता। तो फिर से, सागर में कभी किनारा नहीं मिलता। क्या है? सागर में कभी किनारा नहीं मिलता, गुजरा हुआ वक्त दोस्त कभी दोबारा नहीं मिलता। और मत कूदना मत कूदना इश्क मोहब्बत के, इश्क मोहब्बत के दलदल में, मत कूदना इश्क मोहब्बत के दलदल में, यहाँ फंसने के बाद आशिकों को कभी सहारा नहीं मिलता। तो चलिए इस लाइन के साथ अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते कंटिन्यूस करते हैं बिना टाइम गंवाए हुए। तो चलिए आज से हम लोग एक नए टॉपिक, बेहतरीन और बहुत उपयोगी टॉपिक हम लोग आज से हम लोग पढ़ेंगे। तो आपको बताएं कि हमको थ्योरेटिकल मतलब जो रहता है ना उसको पढ़ाने में मजा नहीं आता है, हमको थोड़ा कंसेप्चुअल टॉपिक थोड़ा टफ होगा, उसको समझाने में आप लोग को हमको बहुत मजा आता है। तो उसमें थ्योरेटिकल है, कुछ समझने वाला नहीं है, बस इंट्रा ऑपरेटिव केयर हमको मेन टॉपिक आपको एक क्लास में बता दिए। तो आज हम लोग उस सबको छोड़ के हम लोग जो कंसेप्चुअल है, जो हम लोग को बहुत उपयोग होगा, वो तो आप हॉस्पिटल ड्यूटी कीजिएगा, चाहे कॉलेज का ड्यूटी लगेगा तो आप वहां पे रह के इतना पता कर सकते हैं। लेकिन ये टॉपिक आपको पहले से पता होना चाहिए, हॉस्पिटल ड्यूटी जाने के बाद कुछ पता नहीं चलेगा, इसमें आपको पहले से पता होना चाहिए। आप हम लोग करेंगे क्या चालू किए हैं, ब्लड बॉडी फ्लूइड, मतलब बॉडी फ्लूइड यानी कि बॉडी में जो हमारे पानी जो हम ले लेते हैं, कहते हैं कि फ्लूइड चढ़ाना है पेशेंट को, फ्लूइड चढ़ाना है यानी कि उसको क्या देना है, या तो आईएनएस देना है, आरएल देना है, या फिर डीएनएस देना है। तो आपको इस चैप्टर में आपको वही हम पढ़ाएंगे कि कब किस पेशेंट को डीएनएस देना है, आरएल देना है या एनएस चढ़ाना है। तो उस बारे में आपको ये पहले पता होना चाहिए कि फ्लूइड क्या होता है और इसका इलेक्ट्रोलाइट आपको बेहतरीन ढंग से पता होना चाहिए, तभी आप किसी पेशेंट को अच्छे से फ्लूइड चढ़ा सकते हैं। नहीं तो बहुत डिस्बैलेंस हो सकता है। अब जैसे किसी पेशेंट को सोडियम ब्लड हाई है तो उसको क्या नहीं देना है, उसको जैसे एनएस ये
सोडियम जिसमें रहता है वो वाला नहीं चढ़ाना, नहीं तो क्या होगा, एक तो उसका ब्लड हाई है, अगर सोडियम चढ़ा दिए, Na उसके Na दे दिए, यानी कि सोडियम उसको दे दिए, सोडियम अगर दे दिए उसको, तो क्या होगा, और ब्लड प्रेशर उसका फिर पूरे हाई हो जाएगा, पूरे हाई होने के कारण वो डेथ हो सकता है पेशेंट को। तो यह हम लोग को नॉलेज होना चाहिए कि कब क्या देना है। तो अब अभी हम लोग पढ़ेंगे पहले फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड हम लोग पढ़ेंगे। तो बॉडी फ्लूइड क्या है वो बताते हैं। तो बॉडी फ्लूइड में जो है सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड थिक लेवल का जो वर्क करता है, क्रिशियल रोल निभाता है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट नेसेसरी रोल निभाता है। वो क्या हो सकता है, आप लोग को पता होना चाहिए, WATER, वाटर। सबसे वेरी एंड वेरी क्रूशियल रोल निभाता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है हमारे बॉडी में। कौन? तो वाटर। बोलते हैं ना जल ही जीवन। तो आप लोग को ये पता होना चाहिए कि जल कितना इंपॉर्टेंट है, पानी हमारे शरीर के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग को पता होना चाहिए। और एक बात, एक नोटिस आप लोग कीजिएगा, एक टीडीएस मशीन आता है, टीडीएस मशीन आता है, वो क्या करना है, आप लोग को लेना, खरीदना है। आपको फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा, 200-250 के लमसम में आपको मिल जाएगा। उससे अपने जो आप लोग पानी पीते हैं, डेली पानी पीते हैं, कॉल का हो, मोटर का हो, जो भी पानी पीते हैं आप लोग, उसको क्या करना है, आप लोग को चेक करना है। क्या चेक करना है आपको? पानी में वाटर का टीडीएस चेक करना है। टीडीएस क्या होता है? टोटल डिजॉल्व सॉल्यूट, मतलब पानी में जितने भी मिनरल सॉल्यूट मिक्स रहते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब तो रहते हैं पानी में, पोटेशियम, इसको आपको चेक करना है। तो टीडीएस आपका जो मशीन होगा, वो एक गिलास में पानी लेना है, उस टीडीएस मशीन को उसमें थोड़ा सा डालना है, तो उसमें अपने रेंज बता देगा कि आपका पानी का कितना टीडीएस है। अगर कितना होना चाहिए पानी? 150 से 150 टीडीएस के बीच में आपका अगर पानी है, तो आप बहुत अच्छा और बहुत ही मस्त पानी है आपका, बहुत अच्छा पानी है। टीडीएस कितना होना चाहिए वाटर का? 50 से 150 के बीच में टीडीएस होना चाहिए, तो आपका बेहतरीन पानी है। आप जैसे आरओ लगा रहता है ना, तो इसको जो पानी को फिल्टर करके कितना बना देता है वो, 50 से 150 के बीच में उस पानी के टीडीएस को बना देता है। तो आप लोग कभी भी पानी पीजिए तो जरूर उसको चेक कीजिए। अगर इससे ऊपर है तो 200 के लमसम में आप नॉर्मल है कि पी सकते हैं, लेकिन उससे ऊपर है तो फिर टफ है, नहीं पीजिए। तब पानी को वहीं पे बंद कर दीजिए, छोड़ दीजिए। तब आपका एक ही कंसल्ट, अगर कॉल का पानी अगर इतना है तो आपको एक ही है कि आप या तो फिल्टर वाला पानी खरीद के लाइए, नहीं तो जो आरओ का मशीन आर होता है वो आप लगा के तब पानी पीजिए। नहीं तो सबसे बेहतरीन हमारे बॉडी में वर्क करता है नेसेसरी, वो क्या है हमारे बॉडी में? वाटर। आपका ब्लड कहाँ बनता है? आपके बॉडी में बनता है। आपका ब्लड आपके बॉडी में बनता है, लेकिन वाटर आपके बॉडी में नहीं बनेगा, पानी आपके बॉडी में नहीं बनेगा, वो पानी आपको बाहर से लेना पड़ेगा। तो वाटर जब तक आपके बॉडी में अच्छे लेवल पर वाटर नहीं आ रहा है, तब तक आपका ब्लड भी आपके बॉडी में नहीं बनेगा, क्योंकि ब्लड में 95% क्या रहता है? प्लाज्मा, यानी कि वाटर। 95% क्या रहता है ब्लड में? वाटर रहता है। तो पानी से ही लमसम में 95% क्या रहता है? वाटर रहता है, प्लाज्मा रहता है हमारे ब्लड में। तो क्या है सबसे इंपॉर्टेंट? आप बता सकते हैं यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है? क्या है इंपॉर्टेंट? वाटर। तो पानी हम लोग को बहुत अच्छी स्वस्थ पानी, आप लोग को साफ सुथरा पानी लेना है, पीना है, तभी आप लोग अच्छे सर्वाइव कीजिएगा। नहीं तो आपका बॉडी में बहुत सारे ये हो सकता है, आपका टिश्यू कहीं पे नहीं काम करेगा, वहां का वर्क नहीं कर पाएगा, ये सब बहुत सारे डैमेज होने का खतरा रहेगा। तो यही हम लोग देते हैं। तो आप लोग जरूर ये आप लोग एक याद रखिएगा, ये आपको जरूर करना है। आप अपने वाटर को आप जरूर, आपको टीडीएस मशीन लिखिएगा फ्लिपकार्ट पे, आपको मिल जाएगा, वो लेना है, आपको गिलास में पानी रख के उसको चेक करना है। अगर वो पानी 50 से 150 के बीच में है तो आप लोग अच्छा से, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग पी सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। अगर उससे ऊपर है तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप लोग जरूर पानी को, वाटर को चेक कीजिएगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, फ्लूइड
बॉडी फ्लूइड पढ़ते हैं, यानी कि वाटर प्ले अ क्रूशियल रोल इन द ह्यूमन बॉडी। वाटर क्या करता है, एक इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है हमारे बॉडी में, एक्टिंग एज द मेन कंपोनेंट ऑफ ऑल बॉडी फ्लूइड। हमारे बॉडी में जितना भी फ्लूइड है उससे सबसे बेहतरीन वर्क कौन करता है हमारे बॉडी में, वाटर। कौन करता है, वाटर, पानी। फ्लूइड एंड एक्टिव फॉर द, जो हमारे बॉडी का वेट है, हमारे टोटल बॉडी का वेट का, टोटल बॉडी वेट का 45 से 75% कितना होता है, वाटर, यानी कि फ्लूइड। क्या होता है, जितना भी आपके बॉडी का वेट है, 20 किलो, 50 किलो, 30 किलो, उसका, उस वेट का 45 से 75 के बीच मिनिमम 60%, मिनिमम 60% क्या होता है, आपके बॉडी का वेट, जितना टोटल वेट है उसका 45 से 75, मतलब ये तो नॉर्मल माना गया है, ये तो आपके नॉर्मल माना गया है, लेकिन 60%, लगभग अप्रोक्स 60% क्या होता है हमारे बॉडी का वेट का, वाटर होता है। तो ये आपको याद, क्या बोले हम, कि आपके बॉडी का जितना भी वेट है उसका नॉर्मल 60%, 60% क्या होता है हमारे बॉडी के वेट का, वाटर होता है, पानी होता है। आप कभी वेट कीजिएगा अपने बॉडी का, अगर आपके बॉडी का 400 केजी है, 40 केजी है, तो उसमें 60% क्या होगा, 60% वाटर होगा। तो आप लोग अपने बॉडी का वेट करके आप लोग निकाल सकते हैं, आपके बॉडी में कितना फ्लूइड है वो पता चल जाएगा। तो क्या देखें हम लोग, water play a crucial role in the human body, acting as the main component of all body fluid and acting for the 55 to 75% of total body weight. Its dissolve and composition are vital for maintaining body function. हमारे मेन पॉइंट, हमारे जितने भी बॉडी का फंक्शन वर्क करता है उसमें, या वाइटल, वाइटल मतलब आप लोग समझते हैं, वाइटल, आप लोग बायोलॉजी पढ़ते हैं तो आप लोग को पता होना चाहिए कि वाइटल मतलब क्या होता है। वाइटल मतलब जीवन, वाइटल मतलब जीवन होता है, यानी कि जो हमारे पानी है वो हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन का फंक्शन है, जितने भी टिश्यू का फंक्शन है, उसको सभी को कौन सा मेंटेन करता है, कौन, फ्लूइड, वाटर। तो हमेशा गुड़ चारों बगल से क्या आएगा, वाटर, 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 वाटर। आप खाना के बिना आप लोग 2 दिन 4 दिन रह सकते हैं, 5 दिन, लेकिन वाटर के बिना आप लोग 3 दिन 48 घंटा नॉर्मली माना जाता है कि उससे आगे आप लोग नहीं रह सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपके बॉडी पे कि आपके बॉडी में कितना वेट है। तो आप लोग वाटर, आप लोग बताया आपको क्या हुआ, पानी जब भी पीना आपको चेक करके पीना है। तो उसके बाद है दूसरा है कि बॉडी फ्लूइड आर द लिक्विड, बॉडी फ्लूइड आर लिक्विड दैट सर्कुलेट इन द बॉडी। जो बॉडी फ्लूइड क्या करता है हमारे बॉडी में, होल बॉडी में क्या करते रहता है, वो सर्कुलेट करते रहता है, घूमते रहता है। क्या करते रहता है, घूमते रहता है इन द बॉडी। प्रोवाइड ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट, जो भी न्यूट्रिएंट्स हम लोग खाते हैं, लेते हैं, उसको क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है। कौन, फ्लूइड, एक जगह से दूसरे जगह। अब ओरली हम लोग खाए मुंह से, ये कहाँ चला गया, हार्ट के पास चला गया, किडनी के पास चला गया और लीवर के पास चला गया। तो ये क्या कौन करता है, ये हमारे फ्लूइड हुई, उसको क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। किसको, न्यूट्रिएंट्स को, जो भी ऑक्सीजन हो उसको ट्रांसपोर्ट करता है। एंड व्हाट वेस्ट प्रोडक्ट, और ये तो जो हम लोग खाते हैं उसको अच्छे लेवल पे इसको ले जाते, वर्क करने के लिए नहीं जाता। और जो भी प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट हमारे बॉडी में बनता है उसको भी शरीर से बाहर निकालने में किसका कौन वर्क करता है, फ्लूइड। कौन वर्क करता है, फ्लूइड। अब खाए तो वो वर्क करने के लिए ऑर्गन के पास ले गया, अब ऑर्गन वर्क कर लिया, और जो वेस्ट प्रोडक्ट बच गया उसको बॉडी से रिमूव करने के लिए भी कौन वर्क करता है, फ्लूइड वर्क करता है। तो आपको हम पहले बताया कि वाटर फ्लूइड बहुत क्रूशियल लेवल का रोल निभाता है हमारे बॉडी में, वाटर। तो पानी हम लोग को बहुत अच्छी तरह से डेली पीना है आप लोग को, और स्वच्छ पानी पीना है चेक करके। तो ये बताएं। उसके बाद हम लोग देते हैं वाटर, बॉडी वाटर कंटेंट। उसके बाद क्या है, बॉडी वाटर कंटेंट।
तो ये डिपेंड करता है कि कितना पेशेंट, तो एडल्ट में कितना होना चाहिए? एडल्ट में 50 से 60% वाटर होना चाहिए बॉडी वेट के। मतलब एडल्ट में, मतलब जो एडल्ट में क्या होना चाहिए? 50 से 60% ऑफ बॉडी वेट का वाटर का, जितना भी बॉडी वेट है उसका 50 से 60% कितना क्या होना चाहिए? वाटर होना चाहिए एडल्ट में। और इन्फेंट मतलब बोलते हैं इन्फेंट जो जन्मजात बच्चा रहता है, जन्मजात बच्चा का कितना होना चाहिए? 70 से 80% होता है। 70 से 80% क्या होता है? उसके बॉडी में उसके वेट के उसका जो जितना वेट है उसका 70 से 80% वाटर रहता है। किसमें? जन्मजात बच्चा में। और एल्डर मतलब बूढ़े लोग में, बूढ़े लोग में क्या होता है? यह कम जाता है, 45 से 50% हो जाता है। कभी तो फ्लूइड वाटर के कमने से भी क्या होता है? बूढ़े लोग का स्किन सब पूरा क्या होता है? झुक जाता है। उसका स्किन सब क्यों क्या हो जाता है? झुक हो जाता है। क्यों झुक जाता है? उसके बॉडी में जो फ्लूइड की लेवल होता है वो कम जाता है। कम जाने के कारण ही उसका बॉडी उतना लेवल का रेगुलेट नहीं कर पाता है वाटर को। तो उसका बॉडी क्या करता है? उसका बॉडी का फंक्शन जब तक एज धीरे धीरे डेवलप हो जाता है बूढ़े लोग का, तो उसका बॉडी सब फंक्शन बहुत सारे जो ऑर्गन का वर्क जो होता है क्या होता है? स्लो हो जाता है। सुनते हैं कि उसका ब्रेन कमजोर होता है, बूढ़े लोग का सोचन शक्ति कमजोर होने लगता है, और बहुत सारे जैसे किडनी का लेवल कम हो रहा था, जैसे यूरिन कम पास हो रहा था, आपको पीछे बताए हुए हैं। तो इस तरह के उसके ऑर्गन का लेवल वर्क जो है कम होने लगता है। धीरे धीरे एल्डर लोग में क्या होता है? उसके ऑर्गन का कम करने लगता है। तो उसके बॉडी में कम वाटर का डिमांड होने लगता है। कम वर्क होगा तो कम वाटर डिमांड होगा, जिससे उसके स्किन सब क्या होने लगता है? झुरकने लगता है। तो उसमें क्या होना? उसके बॉडी के वेट, जितना बॉडी वेट है बूढ़े लोग का, उसमें से 45 से 50% क्या होता है? पानी ही रहता है। तो ये आप लोग एज के अनुसार देख लिए। अब हम लोग चलते हैं तो अब जो हमारे बॉडी में फ्लूइड रहता है किस किस फॉर्म में रहता है, तो यह फॉर्म देखते हैं। एक पहला होगा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। दूसरा क्या होगा? इंट्रासेलुलर फ्लूइड। तो किस किस फॉर्म में हम लोग के बॉडी में फ्लूइड मिलेगा? तो इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर। इंट्रासेलुलर क्या मतलब क्या हो गया? कि एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब हो गया क्या? सेल से बाहर। मान लेते हैं ये हमारा सेल है, ये क्या है? सेल है। सेल से बाहर जो फ्लूइड है उसको क्या कहेंगे? एक्स्ट्रा सेलुलर। और सेल इंट्रासेलुलर, सेल के अंदर जो फ्लूइड है उसको क्या कहेंगे? इंट्रासेलुलर। आपको पता है, नाम से ही पता चल जाएगा। एक्स्ट्रा मतलब बाहर, इंट्रा मतलब अंदर, सेलुलर यानी कि सेल, फ्लूइड मतलब बताए आपको कि वाटर। तो क्या जो सेल से बाहर होगा उसको, उस फ्लूइड को क्या करेंगे? एक्स्ट्रा सेलुलर कहेंगे। और जो फ्लूइड सेल के अंदर होगा उसको क्या कहेंगे? इंट्रा सेलुलर कहेंगे। तो जो हम बताए आपको कि नॉर्मल बताए आपको कि बॉडी का वेट के कितना % होना चाहिए? जितना भी बॉडी वेट है उसका 60% लगभग में बताए आपको कि क्या होना चाहिए? वाटर होना चाहिए। अब इसमें भी 60% में भी क्या होता है कि
एक्स्ट्रा सेलुलर जो रहता है, एक्स्ट्रा सेलुलर इस 60%। अब किसी का बॉडी का वेट है, उसका 60% क्या है, उसमें वाटर है, वाटर है, तो उसका भी 60% का भी इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर में 20% क्या होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर रहेगा। क्या रहेगा, 20% एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड रहेगा। और इंट्रा सेलुलर क्या रहेगा, 40% लगभग, लगभग में 40% क्या रहेगा, इंट्रा सेलुलर। तो क्या बताए हम, एक नॉर्मल एक किसी व्यक्ति का पूरे होल बॉडी का वेट का 60% क्या होता है, उसके बॉडी 60% क्या होता है उसका वेट का, वाटर यानी कि प्लाज्मा यानी कि फ्लूइड होता है। फिर वो एक्स्ट्रा जो 60% उसका वेट का पानी है, उस 60% में भी जो उसको रहता है क्या, 20% रहता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, और 40% क्या रहता है, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड रहता है। उसके बॉडी के वेट के जितना पानी है, 60% पानी है, उस 60% में 20% एक्स्ट्रा सेलुलर रहेगा और 40% इंट्रा सेलुलर रहेगा। तो ये हम देखें। अब हम लोग देखते हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड फ्लूइड। कंपोजिशन यानी कि वाटर 45 से बताए 50%, तो आप टोटल बॉडी वेट का होना चाहिए, सोर्स। और जो फ्लूइड कहां कहां से आता है हमारे बॉडी में, सोर्स क्या है फ्लूइड का, सोर्स ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड का सोर्स कहां है, तो ड्रिंकिंग फ्लूइड। अब जैसे हॉस्पिटल किसी को बॉडी में फ्लूइड कमी जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो उसको आईवी के द्वारा हम लोग फ्लूइड उसको देते हैं, चढ़ाते हैं। तो बहुत सारे फ्लूइड को ड्रिंकिंग फ्लूइड मतलब ड्रिंक्स पीने से, ड्रिंकिंग फ्लूइड जो पी के लेते हैं उसको क्या कहते हैं, ड्रिंकिंग फ्लूइड कहते हैं। उसके बाद फूड, जो वो खाना खाते हैं उससे भी फ्लूइड आता है, खाना खाने से आता है। और मेटाबॉलिक वाटर से हमारे बॉडी में फ्लूइड आता है। तो ड्रिंकिंग फ्लूइड जैसे वाटर पानी पीने से आता है, और बहुत सारे ड्रिंकिंग फ्लूइड सब आप मार्केट में अवेलेबल रहता है, वो सब पीने से आपके बॉडी में फ्लूइड आता है। जैसे ग्लूकोज होता है, और जो डिहाइड्रेशन जब लूज मोशन हो जाता है उसको डिहाइड्रेशन के लिए क्या दिया जाता है, इलेक्ट्रॉन पाउडर दिया जाता है, वो भी क्या करता है, फ्लूइड लेवल को हमारे बॉडी में बढ़ाता है। तो वो सब हो गया। और फूड, खाना खाने से भी क्या होता है, फ्लूइड हमारे बॉडी में आता है। मेटाबॉलिक वाटर से भी आता है। तो ये सब क्या होता है, मेटाबॉलिक वाटर मतलब अंदर में, शरीर के अंदर में जब रिएक्शन से जैसे खाना जाता है तो वो पचता है, तो उसमें से जो रस निकलता है, प्रोटीन निकलता है, ग्लूकोज निकलता है, कार्बोहाइड्रेट निकलता है, वो सब फ्रूट में क्या चला जाता है, फ्लूइड्स में एब्जॉर्ब हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो यह सोर्स हुआ, सोर्स देख लिए। अब हम लोग चलेंगे अगले टॉपिक। तो बहुत ही अच्छे टॉपिक है, आप लोग को समझना बहुत जरूरी। कंपोजिशन देख लिया आप लोग। हम लोग देखते हैं फ्लूइड बॉडी सॉल्यूट्स, मतलब जो हमारे बॉडी में फ्लूइड है वो किस किस तरह से पाया जाता है, मतलब किस सॉल्यूट से, कि उसमें क्या क्या घुलन मतलब घुला मिला रहता है। तो उसके आधार पर हम लोग देखते हैं, मतलब सॉल्यूट्स ऑफ बॉडी फ्लूइड। एक मिनट, सॉल्यूट्स ऑफ बॉडी फ्लूइड, सॉल्यूट्स ऑफ बॉडी फ्लूइड, यह दो फॉर्म में हमारे बॉडी में अवेलेबल रहता है, दो फॉर्म में। पहला कौन हो सकता है, पहला हो सकता है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग को बहुत अच्छी तरह से हम लोग पढ़ाएंगे। अभी हम लोग फ्लूइड के बारे में बता रहे हैं, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास एक क्लास के लमसम के बाद हम उसको क्या, इसमें अभी एक दिन और बच्चे लग जाएगा इसमें बॉडी फ्लूइड में। तो अगले क्लास में हम लोग बैलेंस पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, फ्लूइड बैलेंस। तो पहला हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, और दूसरा में क्या होगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट।
तो जो हम लोग फ्लूइड लेते हैं उसमें क्या क्या मिला रहेगा, या तो इलेक्ट्रोलाइट मिला रहेगा या फिर नॉन इलेक्ट्रोलाइट उसमें मिक्स रहेगा। क्या रहेगा, या तो इलेक्ट्रोलाइट मिक्स रहेगा या फिर नॉन इलेक्ट्रोलाइट मिक्स रहेगा। तो वही हम लोग देखते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट में क्या सब हो सकता है आपको बता दें एग्जाम्पल के तौर पे। तो साल्ट्स, नमक, साल्ट्स हो सकता है। उसके बाद क्या हो सकता है, एसिड, एसिड्स के रूप में हो सकता है, बेस के रूप में हो सकता है, एसिड बेस, और सम प्रोटीन, कुछ प्रोटीन के रूप में हो सकता है, सम प्रोटीन के रूप में हो सकता है। इसका एग्जाम्पल में क्या होगा, जैसे मैं बता दे आपको कि ग्लूकोज, ग्लूकोज के रूप में हो जाएगा, या लिपिड के रूप में, लिपिड के रूप में होगा, या यूरिया, यूरिया या फिर यूरिया। और तो क्या हुआ कि सॉल्यूट ऑफ ब्लड फ्लूइड, जो हम लोग ब्लड ले रहे हैं, फ्लूइड ले रहे हैं, हमारे बॉडी में है, प्रेजेंट है या ले रहे हैं, उसमें क्या 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 किस किस रूप में हम लोग ले सकते हैं। तो या तो वो इलेक्ट्रोलाइट के रूप में ले सकते हैं या फिर वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अगर इलेक्ट्रोलाइट के रूप में ले रहे हैं तो वो क्या क्या हो सकता है, साल्ट होता है, जैसे नमक हम लोग खाते हैं तो वो क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में जाता है, या फिर एसिड होगा, बेस होगा, या कुछ प्रोटीन हम लोग खाते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हमारे बॉडी में क्या होता है, फ्लूइड के रूप में एंट्री होता है, जाता है। और जो हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट में जैसे ग्लूकोज लेते हैं तो वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट फ्लूइड के रूप में हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। लिपिड लेते हैं तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट के, जैसे यूरिया हो गया और क्रिएटिनाइन हो गया, ये सब क्या हो गया, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हमारे बॉडी में फ्लूइड के रूप में ये सब आता है। तो चलिए हम लोग ये देख लिए। अब हम लोग चलते हैं इलेक्ट्रोलाइट कंपोजिशन ऑफ बॉडी फ्लूइड। हम लोग क्या देखेंगे, इलेक्ट्रोलाइट कंपोजिशन ऑफ बॉडी फ्लूइड। तो इसको मिटाना पड़ेगा। इलेक्ट्रोलाइट कंपोजिशन ऑफ बॉडी फ्लूइड कौन टॉपिक है, क्या है, इलेक्ट्रोलाइट कंपोजिशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। क्या है, इलेक्ट्रोलाइट कंपोजिशन ऑफ बॉडी फ्लूइड। तो यह इलेक्ट्रोलाइट कंपोजिशन ऑफ बॉडी फ्लूइड का मतलब हो गया जो भी इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट हम बताए ना आपको कि सोडियम, साल्ट, वेट, सम प्रोटीन जो ले रहे हैं वो उसका कंपोजिशन मतलब कैसे कैसे किस किस फॉर्म में बना होता है, वो किस किस फॉर्म में बना होता है बॉडी फ्लूइड। जो भी बॉडी फ्लूइड में हम लोग लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट के रूप में वो किन किन से बना होता है वो हम लोग देखेंगे। तो यह कैसे किस किस तरह से, तो यह कहाँ कहाँ पाया जाता है। पहले नंबर देखते हैं कहाँ कहाँ मिलेगा आपको। तो ये मिलेगा पहला इंट्रासेलुलर, इंट्रासेलुलर फ्लूइड। दूसरा एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड्स में ये क्या कहाँ मिलेगा, ये इलेक्ट्रोलाइट का कंपोजिशन, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट जो हम लोग ले रहे हैं वो किस फॉर्म में ले रहे हैं, पोटेशियम के फॉर्म में, आयन कौन सा आयन है, पॉजिटिव आयन है या निगेटिव आयन है, उस फॉर्म में ले रहे हैं, तो वो हम लोग देखते हैं। तो इंट्रासेलुलर में कौन कौन सा इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट रहता है, यानी कि जो हम बताए ना आपको कि हमारे बॉडी में फ्लूइड जो है दो फॉर्म में रहता है। कौन फॉर्म में रहता है, पहला इंट्रासेलुलर जो सेल के अंदर रहता है, एक्स्ट्रासेलुलर जो सेल के बाहर रहता है। अब तो बाहर में कौन कौन सा इलेक्ट्रोलाइट रहेगा और सेल के अंदर कौन कौन सा इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट रहता है, ये हमको पता होना चाहिए। तो एक्स्ट्रासेलुलर सेल के बाहर
कौन कौन सा इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट रहता है और सेल के अंदर कौन कौन सा इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट रहता है वो हम लोग देखेंगे। तो इंट्रासेलुलर देखते हैं, इंट्रासेलुलर देखते हैं। इंट्रासेलुलर में भी दो तरह से इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट रहता है, दो तरह से प्रेजेंट रहता है। पहला केटाइन के फॉर्म में, केटाइंस यानी कि पॉजिटिव आयन वाला, पॉजिटिव आयन वाला। और दूसरा क्या है, एनायन, एनायन यानी कि नेगेटिव फॉर्म वाला। तो हम लोग क्या देखें कि हमारे बॉडी में दो फॉर्म में हमारे बॉडी में फ्लूइड पाया जाता है, इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रासेलुलर। उसमें हम लोग देख रहे हैं कि इंट्रासेलुलर में कौन कौन सा आयन पाया जाता है और किस फॉर्म में पाया जाता है, यानी कि पॉजिटिव या नेगेटिव है वो देख रहे हैं। और फिर देख रहे हैं हम लोग उसके बाद एक्स्ट्रा सेलुलर देखें, सेल के बाहर। तो हम लोग इंट्रासेलुलर पहला देख ले। इंट्रासेलुलर में दो रूप से पाया जाता है, केटाइन के फॉर्म में यानी कि पॉजिटिव आयन के रूप में पाया जाता है और नेगेटिव आयन के रूप एनायन के फॉर्म में पाया जाता है। तो केटाइन के फॉर्म में क्या क्या पाया जाता है वो हम लोग देखते हैं। तो केटाइन के फॉर्म में भी दो तरह से पाया जाता है, वो बताते हैं आपको। केटाइन यानी कि पोटासियम, पोटासियम और क्या है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम तो इस फॉर्म में पाया जाता है, इस फॉर्म में पाया जाता है कौन। उसके बाद क्या है, एनायन के फॉर्म में देखते हैं, पॉजिटिव आयन के फॉर्म में देखिए और नेगेटिव आयन के फॉर्म में कि कौन कौन सा पाया जाता है। तो इसमें पहला पाया जाता है फॉस्फेट के रूप में, दूसरा क्या पाया जाता है, प्रोटीन के रूप में, प्रोटीन के रूप में पाया जाता है। तो हमने क्या देखा कि इंट्रासेलुलर फ्लूइड में दो तरह से पाया जाता है, एक केटाइन के रूप में जिसमें पॉजिटिव आयन रहता है और एनायन के रूप में जिसमें नेगेटिव आयन रहता है। तो पॉजिटिव आयन में दो पाया जाता है, पोटेशियम और मैग्नीशियम। पॉजिटिव आयन, आपको आयन बहुत तरह से अच्छी से पता होना चाहिए। तो आप लोग जब फ्लूइड चलाइएगा तो आपको ये पता होना चाहिए। तो केटाइन के रूप में हम लोग देखें पोटेशियम रहता है और मैग्नीशियम रहता है। एनायन के रूप में क्या रहता है, फॉस्फेट रहता है और प्रोटीन रहता है। एनायन के रूप में फॉस्फेट और प्रोटीन जो कहाँ रहता है, इंट्रासेलुलर में। अब हम लोग देखते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर। एक्स्ट्रा सेलुलर में भी दो रूप में मिलेगा आपको, एक्स्ट्रा सेलुलर में भी दो रूप में। पहला कैटाइंस यानी कि पॉजिटिव आयंस, दूसरा एनायन यानी कि नेगेटिव आयंस। क्या है, एनायन यानी कि नेगेटिव आयंस। तो इसमें क्या क्या पाया जाएगा वो हम लोग देखते हैं। तो इसमें पहला क्या पाया जाएगा, सोडियम, सोडियम इसको Na+। दूसरा कैल्शियम, सोडियम कैल्शियम। उसके बाद एनाइन के रूप में क्या पाया जाएगा, एनाइन के रूप में आपको क्लोराइड, पहला क्लोराइड और दूसरा कार्बोनेट। क्या है दूसरा, कार्बोनेट। बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट।
अब पूरी तरह से कंक्लूजन समझिए, पूरी समरी में आप लोग को हम समझा देते हैं कि क्या है। का टॉपिक है कि फ्लूइड बैलेंस। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, फ्लूइड बैलेंस, सॉरी बॉडी फ्लूइड पढ़ रहे थे। तो बॉडी फ्लूइड में क्या पढ़ रहे हैं हम लोग अभी, इलेक्ट्रोलाइट कंपोजिशन ऑफ बॉडी फ्लूइड। जो भी हमारे बॉडी में फ्लूइड प्रेजेंट है उसका जो इलेक्ट्रोलाइट है वो कहाँ किससे बना हुआ है, किससे बना हुआ, किस फॉर्म में हमको हमारे बॉडी में प्रेजेंट है। तो हमारे बॉडी में आपको पता है कि दो रूप में पाया जाता है, एक तो इंट्रासेलुलर एक एक्स्ट्रा सेलुलर। जो सेल के अंदर होता है इंट्रासेलुलर कहते हैं उसको, और सेल के बाहर जो फ्लूइड है उसको क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर। तो इंट्रासेलुलर में भी दो तरह से हमारे आयंस पाए जाते हैं। जो भी इलेक्ट्रोलाइट है वो दो तरह से हमारे दो रूप में पाया जाता है। जो इलेक्ट्रोलाइट है वो हमारे इंट्रासेलुलर में दो रूप में पाया जाता है, यानी कि वो केटाइन के रूप में पाया जाता है, यानी कि उस पर पॉजिटिव आयन हो सकता है, और एनायन के रूप पर जो नेगेटिव चार्ज के रूप में पाया जाता है। तो केटाइन के रूप में कौन कौन से पाया जाता है जिसपे पॉजिटिव चार्ज रहता है, तो आपको पता है पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये क्या है, केटाइन आयन है जिससे पॉजिटिव आयन है, केटाइन इलेक्ट्रोलाइट है। ये सब क्या है, केटाइन इलेक्ट्रोलाइट है जिससे पॉजिटिव आयन है जो प्रेजेंट रहता है इंट्रासेलुलर में, और एनायन के रूप में यानी कि नेगेटिव चार्ज के रूप में कौन कौन प्रेजेंट रहता है, पोटेशियम और प्रोटीन, सॉरी पोटेशियम कहते हैं फॉस्फेट, फॉस्फेट और प्रोटीन जो है इलेक्ट्रोलाइट वो प्रेजेंट रहता है नेगेटिव के रूप में, नेगेटिव आयन के रूप में हम प्रेजेंट रहता है कहाँ, इंट्रासेलुलर में, इंट्रासेलुलर फ्लूइड में प्रेजेंट रहता है। और एक्स्ट्रा सेलुलर में देखते हैं कि केटाइन के रूप में क्या पाया जाता है, सोडियम और कैल्शियम। तो आपसे ये पता हो गया आपको कि पोटेशियम और मैग्नीशियम कहाँ, पोटेशियम मैग्नीशियम फॉस्फेट प्रोटीन कहाँ रहता है, सेल के अंदर रहता है। आपको इससे पता चला कि ये कहाँ रहता है, सेल के अंदर। आपको एक कैलकुलेशन निकल के आया आपको आपके पास, ये सब कहाँ रहता है, अंडर, अंडर द सेल, सेल के अंदर के फ्लूइड में कौन सा प्रेजेंट रहता है, पोटेशियम मैग्नीशियम फॉस्फेट और प्रोटीन सेल के अंदर रहता है। और सोडियम, सोडियम कैल्शियम क्लोराइड और बाइकार्बोनेट कहाँ रहता है, आउटर सेल, आउटर द सेल, सेल के बाहर। सेल के बाहर क्या रहता है, सोडियम मैग्नीशियम, सॉरी सोडियम कैल्शियम क्लोराइड और बाइकार्बोनेट कहाँ रहता है, सेल से बाहर के फ्लूइड में रहता है। सेल के बाहर जो फ्लूइड रहता है उसमें प्रेजेंट रहता है ये सब, और सेल के अंदर जो फ्लूइड रहता है उसमें पोटेशियम मैग्नीशियम और फॉस्फेट और प्रोटीन प्रेजेंट रहता है। आपको इस कैलकुलेशन से आपको ये पता चल गया कि कौन कहाँ प्रेजेंट रहता है, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट कहाँ प्रेजेंट रहता है। तो फिर से बता दें कि इलेक्ट्रोलाइट जो हमारे सेल के अंदर पाया जाता है वो क्या क्या हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है, फॉस्फेट हो सकता है या प्रोटीन हो सकता है। ये तो कहाँ रहेगा, हमारे सेल के अंदर जो फ्लूइड है उसमें प्रेजेंट रहता है। और सेल के बाहर फ्लूइड में कौन कौन प्रेजेंट रहता है, सोडियम कैल्शियम क्लोराइड और बाइकार्बोनेट, वो कहाँ प्रेजेंट हो सकता है, सेल के बाहर। तो आप लोग को अच्छी तरह से याद हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अगली टॉपिक पे। तो अगला टॉपिक हम लेते हैं इंट्रासेलुलर फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अब हम लोग देखते हैं कंपार्ट। क्या देखते हैं हम लोग, कंपार्ट देखते हैं, कंपार्ट। कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट्स है ना, कंपार्टमेंट्स यानी फ्लूइड कंपार्टमेंट्स। अब हम लोग देखते हैं कि फ्लूइड कंपार्टमेंट यानी कि फ्लूइड जो है हमको यह पता चल गया कि वह सेल के बाहर पर मिलेगा और सेल के अंदर मिलेगा। आपको कुछ एग्जांपल के बता देते हैं कि सेल के अंदर कहाँ पे मिलेगा और सेल के बाहर कहाँ पे मिलेगा फ्लूइड, वो हम आपको बताते हैं, वो हम आपको बताते हैं। तो पहला हम लोग देखेंगे इंट्रासेलुलर, सेल के अंदर कहाँ कहाँ पे मिलेगा। तो पहला है इंट्रासेलुलर फ्लूइड इज द फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द सेल। ये क्या रहेगा, सेल के अंदर प्रेजेंट रहेगा। ये क्या रहेगा, सेल के अंदर प्रेजेंट रहेगा। ये फ्लूइड सेल के अंदर प्रेजेंट रहेगा।
सेल के अंदर प्रेजेंट रहेगा, ऑफ द बॉडी, बॉडी के सेल के अंदर। इट फॉर्म टू द लार्जेस्ट कंपार्टमेंट ऑफ द बॉडी। इसमें क्या है कि यह लार्ज कंपार्टमेंट है, यानी कि बहुत जगह पाया जाता है। हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा जो फ्लूइड रहता है वो क्या रहता है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड रहता है। सबसे ज्यादा क्या रहता है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड रहता है। कैसे रहता है आपको हम बताए थे कि अभी जस्ट बताए हैं पीछे बैक में कि जो हमारे बॉडी का वेट है, हमारे बॉडी का जो वेट है उसका 60% के लगभग में क्या रहता है, हमारे बॉडी में फ्लूइड रहता है, वाटर रहता है। उस 60% में भी जो इंट्रासेलुलर रहता है वो 40% रहता है। यानी कि ये कितना बताया आपको कि लगभग में 40% रहता है। इंट्रासेलुलर क्या रहता है, लगभग में 40% रहता है, फ्लूइड रहता है। 60% में 40% इंट्रासेलुलर रहता है। यानी कि यह कहां कहां प्रेजेंट रहता है, फाउंड विद इन ऑल बॉडी सेल, बॉडी के सभी सेल में रहता है। जैसे मैं बता दें आपको कुछ एग्जांपल के रूप में, मसल सेल, मसल सेल में प्रेजेंट रहेगा। उसके बाद नर्व सेल में रहेगा, नर्व सेल में प्रेजेंट रहेगा। उसके बाद ब्लड सेल में रहेगा, ब्लड सेल, ब्लड सेल यानी कि ब्लड सेल क्या, आरबीसी डब्ल्यूबीसी में रहेगा इंट्रासेलुलर फ्लूइड क्या। उसके बाद ग्लैंड सेल, जितने भी सेल है उसमें प्रेजेंट रहेगा। सेल के अंदर ग्लैंड सेल हो गया, एपिथेलियल सेल हो गया। आप इतना समझ सकते हैं ईटीसी, ईटीसी मतलब और बहुत सारे होता, इतना समझ जाइए कि आपको एग्जांपल के द्वारा थोड़ा सा समझा दिए कि आप कंफ्यूजन हो जाइएगा, इसलिए आपको हम बता दिए कि जैसे ये क्या है, मसल सेल, नर्व सेल, ब्लड सेल। इस नर्व सेल के क्या रहेगा, अंदर में रहेगा और बाहर में क्या रहेगा, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। तो ये हो गया, तो कुछ एग्जांपल के द्वारा आपको बता दिए। या कितना 40% के रूप में रहेगा इंट्रासेलुलर, सेल के अंदर। और हम लोग देखते हैं एक्स्ट्रासेलुलर यानी कि सेल के बाहर, सेल के बाहर जो फ्लूइड प्रेजेंट रहेगा वो क्या होगा, एक्स्ट्रासेलुलर, एक्स्ट्रासेलुलर, एक्स्ट्रासेलुलर। यह लगभग कितना रहता है, यह लगभग में 20% ये रहता है, सॉरी 60% में 20% कौन रहा, ये रहा। 40% ये रहा। तो सबसे ज्यादा किसका वेट रहा, इंट्रासेलुलर का सबसे ज्यादा वेट रहेगा। फ्लूइड के मामला में सबसे ज्यादा इसका वेट रहेगा। उसके बाद क्या है, यह कहां कहां पाया जाएगा, एक्स्ट्रासेलुलर। तो यह कहां पाया जाएगा, तो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड आर द फ्लूइड दैट प्रेजेंट आउटसाइड द सेल, बॉडी सेल के बाहर पाया जाता है। यह वर्क किस तरह का वर्क करता है, या ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरह वर्क करता है। ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरह वर्क करता है। या जैसे न्यूट्रिएंट्स हो गया, ऑक्सीजन हो गया, तो उसको ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, ले जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान में मदद करता है। ये कहाँ रहता है, इंस्टीट्यूशियल सेल में। पहला कहाँ प्रेजेंट रहता है, इंटर इंस्टीट्यूशियल सेल, इंस्टीट्यूशियल सेल में पाया जाता है। कहाँ रहता है, इंस्टीट्यूशियल सेल के पास रहता है, अंदर नहीं रहता, बाहर में रहता है। जैसे ये हमारा सेल सब है, हमारे बॉडी में क्या सब है, ये सेल सब है। तो इंस्टीट्यूशियल सेल का मतलब क्या, जब सेल जब एक जगह बिछा रहता है उसके अंदर में, ये क्या है, अंदर में, ये क्या है, अंदर में यह पाया जाता है, सेल के अंदर में पाया जाता है इंस्टीट्यूशियल। इसको स्पेस बोलिए या सेल्स बोलिए। उसके बाद का इसमें क्या रहता है, अब इसमें 20% तो ये हो गया, लेकिन इस 20% में भी इसका डिफरेंस है। इसमें क्या रहता है, इंस्टीट्यूशियल सेल जो है इसमें कितना रहता है, 15%। 15% सिर्फ कहाँ रहता है, या इंटरस्टिशियल सेल में रहता है, सेल के पास रहता है। 15% जो फ्लूइड रहता है, 20% टोटल एक्स्ट्रासेलुलर का कितना परसेंट है, 20%। जो आप नहीं समझे, आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, हमको पता है कि जैसे बॉडी का वेट का हम बताया आपको कि 60% क्या रहता है, फ्लूइड रहता है। किसी भी व्यक्ति का जितना भी बॉडी का वेट है उसका 60% क्या रहता है। जैसे किसी व्यक्ति का 40% वेट है,
सॉरी 40 केजी वेट है, इसका कितना होगा 60% जो होगा उस बॉडी का वेट, टोटल वेट इतना हुआ, उसका 60% क्या हो गया कि इसमें इस वेट में क्या है, यह 60% वाटर है, फ्लूइड है। तो इस 60% में भी 40% कहां से आ गया है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड। इस 60% में भी 40% इंट्रासेलुलर स्पेस में है और 20% कहां है, एक्स्ट्रा सेलुलर, यानी कि सेल से बाहर वाला फ्लूइड आता है। तो क्या हुआ, तो इसमें भी एक्स्ट्रा सेलुलर का टोटल 20% हुआ, इस 20% में भी इंटरस्टिशियल सेल में 15% कहां रहता है, इंटरस्टिशियल सेल में रहता है। और दूसरा है प्लाज्मा सेल, दूसरा प्लाज्मा सेल यानी कि ब्लड वेसल्स में, यानी कि ब्लड वेसल्स में कितना रहता है, तो 5%, लगभग में 5% क्या रहता है, ब्लड वेसल्स में फ्लूइड रहता है। और तीसरा क्या है, ट्रांसकूलर फ्लूइड, ट्रांसकूलर फ्लूइड, ट्रांसकूलर फ्लूइड में लगभग में कितना रहता है, लगभग में 1%, लगभग में 1%, तो हुआ ना 15 5 20 वही नहीं, तो इसको इसमें 4 कर दो, लगभग में 4%, 15 4 19 है 20, तो ऐसे हो गया। हाँ ठीक, तो कहा था टोटल 20% क्या था, एक्स्ट्रा सेलुलर था, उसमें भी क्या था कि इंटरस्टिशियल सेल में जो फ्लूइड था बाहर में था वो कितना था, 15% केवल वही था। और 4% क्या था कि जो हमारे ब्लड वेसल्स में था वो 4% था। और जो ट्रांसकूलर फ्लूइड, यानी कि ट्रांसकूलर फ्लूइड का मतलब हो गया कि सेविरल, इसमें भी बहुत स्मॉल स्पेशलाइज्ड फ्लूइड होगा, जैसे जैसे मैं इसमें बता दे कि सेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, यानी कि ब्रेन और स्पाइनल के बीच में जो फ्लूइड रहता है, जैसे ये ब्रेन है, ये ब्रेन है और ये स्पाइनल कोड है, ये स्पाइनल कोड है, तो इसके बीच में जो फ्लूइड रहेगा वो हुआ सेब्रो स्पाइनल, वो किस में आ जाएगा, ट्रांसकूलर फ्लूइड में आ जाएगा। तो इसमें सेब्रो स्पाइनल मतलब कि जो ब्रेन और स्पाइनल कोड के बीच में जो फ्लूइड पाया जाता है उसको वो कहाँ आ जाएगा, ट्रांसकूलर फ्लूइड में वो। और पिन्यूलर प्लूरल फ्लूइड, प्लूरल फ्लूइड का मतलब हो गया जो लंग्स और चेस्ट वॉल के बीच में, लंग्स और चेस्ट वॉल के बीच में जो फ्लूइड पाया जाता है उसको कहते हैं प्लूरल फ्लूइड। और पेरिटोनियल फ्लूइड, पेरिटोनियल फ्लूइड का मतलब हो गया कि अंडर एब्डोमेन, एब्डोमेन के अंदर जो ऑर्गेन होता है उसको कवर करके रखता है, वो उस फ्लूइड को क्या कहते हैं, पेरिटोनियल फ्लूइड। और साइनोवियल फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड यानी कि ज्वाइंट के बीच में जो रहता है, जब कहीं पे ज्वाइंट है वहां पे जो फ्लूइड रहता है उसको साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। और इंट्राकुलर फ्लूइड, इंट्राकुलर मतलब आंख में जो फ्लूइड रहता है उसको कहते हैं इंट्राकुलर फ्लूइड। डाइजेस्टिव सिक्रेशन, डाइजेस्टिव सिक्रेशन के द्वारा जो फ्लूइड निकलता है, जैसे सलीवा हो गया, गैस्ट्रिक जूस हो गया, बाइल हो गया, ये सब मिला के ये जो सेरेब्रल स्पाइनल हो गया, प्लूरल फ्लूइड हो गया, पेरिटोनियल फ्लूइड हो गया, साइनोवियल फ्लूइड हो गया, इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड हो गया, डाइजेस्टिव सिक्रेशन हो गया, ये सब मिला के इसको कहते हैं ट्रांसकूलर फ्लूइड। ट्रांसकूलर फ्लूइड इतना सारा मिला कर क्या कहते हैं, ट्रांसकूलर फ्लूइड, जो कि 1% है, उतना मिला के 1% है। और इंटरस्टिशियल सेल में केवल 45% है। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, अब हम लोग देखते हैं रेगुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड। रेगुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड आप लोग को हम बता दें, रेगुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड जल्दी जल्दी आपको बता देते हैं। ये आज का मेन टॉपिक यही है, इस पे बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना है आपको। रेगुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, बॉडी फ्लूइड्स
इसमें हम लोग पहला पढ़ेंगे, आज हम एक देखते हैं, कल दूसरा देखेंगे। दूसरा पहला देखते हैं हाइपर वोलेमिया। हाइपर वोलेमिया का मतलब हो गया कि एक्सेस फ्लूइड इन ब्लड, मतलब ब्लड में, हमारे बॉडी में एक्सेस फ्लूइड हो जाना, एक्सेस फ्लूइड्स इन ब्लड। हाइपरवोलेमिया का मतलब हो गया कि हमारे बॉडी यानी कि ब्लड में फ्लूइड की मात्रा बढ़ जाना, अधिक हो जाना, नॉर्मल से अधिक हो जाना, ज्यादा हो जाना, उसको हम क्या कहते हैं, हाइपरवोलेमिया। अगर हमारे बॉडी में हाइपरवोलेमिया हो जाता है तो हमारा बॉडी किस तरह से रेगुलेट करता है, कैसे कैसे रेगुलेट करता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। फिर हम लोग, आज तो नहीं हो पाएगा, ज्यादा बड़ा लेक्चर हो जाएगा, तो हम लोग कल देखेंगे कि हाइपो जब कम होता है तो कैसे हमारा बॉडी रेगुलेट करता है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि हाइपरवोलेमिया जब ये आपकी बॉडी में, आपको ये बता दें कि आपके बॉडी में कहीं भी कुछ होता है, आपके बॉडी, एक बात बताइए, आपको अगर आपको कैसे पता चला कि हमको अब यूरिन आउटपुट के लिए जाना है, यूरिन आउटपुट के लिए जाना है, यानी कि जो आपके यूट्रस जब ब्लाडर यूरिन कलेक्ट कहाँ पे होता है, ब्लाडर में होता है, तो ब्लाडर भर जाता है। ब्लाडर भरने के बाद क्या होता है कि आपके ब्लाडर क्या करता है, ब्रेन को एक्टिवेट करता है कि आप जो है सो इस व्यक्ति को जगाइए, ये जो सोया हुआ व्यक्ति है इसको जगाइए कि ब्लाडर भर गया है, इसको खाली करके आए। तो क्या किया, ब्लाडर क्या किया, आपको हाइपोथैलेमस यानी कि ब्रेन को स्टिमुलेट किया, एक्टिव किया कि आपका ब्लाडर भर चुका है, तो आप फिर सोए हुए थे तो जाग के क्या किए, आप गए यूरिनेशन किया, आप लोग यूरिन निकाल के आया, आपका ब्लाडर खाली हो गया, फिर ब्लाडर शांत होकर सो गया। तो इसी तरह अगर हाइपोवोलेमिया, अगर हमारे बॉडी में, अगर हमारे ब्लड में अगर फ्लूइड अधिक हो जाता है, नॉर्मल से अधिक हो जाता है, तो हमारा बॉडी क्या करता है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो जब ये हमारा बॉडी में एक्सेस फ्लूइड हुआ तो क्या करता है, हमारा बॉडी को, ब्रेन को मैसेज भेजता है, ब्रेन को मैसेज आता है, यानी कि हाइपोथैलेमस, ब्रेन यानी कि हाइपोथैलेमस को मैसेज आता है कि आपका ब्लाडर, आपके बॉडी में अधिक फ्लूइड हो गया है, आप कुछ कीजिए, नहीं तो दुर्घटना हो सकता है। क्या कहता है कि ब्लड में जब क्या होता है, हमारे बॉडी में या ब्लड में हाइपोवोलेमिया आ जाता है, यानी कि जो फ्लूइड है वो अधिक हो जाता है हमारे बॉडी में, तो हमारा बॉडी क्या करता है, ब्रेन को कहता है कि आप कुछ कीजिए, आपका बॉडी अनकंट्रोल हो रहा है। क्या हो रहा है, अनकंट्रोल हो रहा है, बहुत सारे ब्लड फ्लूइड हमारे ब्लड में हो गया है। तो ये क्या करता है, ब्रेन को स्टिमुलेट करता है, ब्रेन को मैसेज देता है, ब्रेन क्या करता है, हाइपोथैलेमस को एक्टिव करता है, तो आपको पता होना चाहिए कि हाइपोथैलेमस के पास दो पार्ट होता है, दो पार्ट होता है। तो अब क्या करेगा, जब हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट किया तो उसका दोनों पार्ट जागा, दोनों बेटा इसका हाइपोथैलेमस को जागा, मेरे पापा को कौन उठाया, सोए हुए था, अब तो उसका बेटा पूरा, दोनों बेटा जो है पूरा हथियार लेकर तैयार हो गया लड़ने के लिए, क्या अब युद्ध में जाना है, अब क्या करना है, युद्ध में जा रहा है, मेरे पापा को कौन जगाया, सोए हुए व्यक्ति को कौन जगाया, हम नहीं जगा सकते हैं तो मेरे पापा को कोई दूसरा क्यों जगाया, कैसे जगाया। तो अब क्या करेगा, ये हाइपोथैलेमस का दोनों बेटा एक्टिव होगा, हाइपोथैलेमस का आपको पता है दो पार्ट होता है, तो आपको होना चाहिए पता, हमको आशा है आप लोग पता होगा। क्या होता है, पहला होता है एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी, दूसरा क्या होता है, पोस्टीरियर, आप तो ये दोनों क्या किया, हथियार लेके पूरे तैयार हो गया कि अब जो मेरे पापा को जगाए उसको हम छोड़ेंगे नहीं, पूरा तीर धनुष बांधा कंधे पे और निकल चला, रण युद्ध में निकल चला। तो देखते हैं कौन जीतता है कौन हारता है।
तो ये क्या क्या एंटीरियर पिट्यूटरी, आपको पता है कि एंटीरियर हाइपोथैलेमस का दो पार्ट होता है, हाइपोथैलेमस का दो पार्ट ऐसे होता है ना, ये हो गया एंटीरियर, एंटीरियर, ये क्या हो जाता है पोस्टीरियर, एंटीरियर और पोस्टीरियर दो पार्ट है, इसको कहते हैं एंटीरियर पार्ट को कहते हैं हम लोग एडिनोफाइसिस, एडिनोफाइसिस, और उसको क्या कहते हैं पोस्टीरियर पार्ट को न्यूरोफाइसिस, एडिनोफाइसिस एंटीरियर को और पोस्टीरियर को क्या कहते हैं न्यूरोफाइसिस। तो हम लोग अभी वो सब छोड़ते हैं, वो सब एनाटॉमी जब पढ़ाएंगे तो बहुत डिटेल से पढ़ाएंगे, अभी जो हम लोग का यूज का है वो पढ़ेंगे। तो क्या है, दोनों एक्टिव हो गया, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अब इंटीरियर पिट्यूटरी क्या करेगा, इंटीरियर पिट्यूटरी क्या करेगा, रिलीज करेगा, एक हार्मोन को रिलीज करेगा। कौन सा हार्मोन को रिलीज करेगा, सॉरी एंटीरियर पोस्टीरियर क्या करता है कि जो एंटीरियर पोस्टीरियर एक हार्मोन का रिलीज करता है, एसीटीएच हार्मोन को रिलीज करता है। अब ये क्या करेगा, एंटीरियर पोस्टीरियर एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करेगा, एडीएच जो या एसीटीएच को जो रिलीज करता था इसको कम करेगा, डिक्रीज करेगा, रिलीज ऑफ एसीटीएच हार्मोन को क्या करेगा, या रिलीज को कम करेगा, डिक्रीज करेगा। यहाँ क्या हो रहा था, हमारे बॉडी में फ्लूइड अधिक हो गया था, तो हाइपोथैलेमस क्या क्या ब्रेन को मैसेज गया, तो वो क्या हाइपोथैलेमस को एक्टिव किया, वो अपने ये दादा है, ये पापा है उसका, दोनों ये लड़का है, तो दादा क्या किया, अब दादा बुद्ध हो गए हैं तो आप क्या करेंगे, आप उससे तो बुद्ध होगा नहीं, तो ये क्या किया, ये अपने बेटा को, दादा अपने बेटा को हाइपोथैलेमस को कहा कि देखो ना बुद्ध हो रहा है हमारे बॉडी में, यानी कि फ्लूइड अधिक हो गया। अब ये क्या किया, अब इसको मैसेज भेजा, इसको जब ये मैसेज ये ब्रेन भेजा तो इसका बेटा दोनों एक्टिव था, मेरा पापा सोया हुआ रात में कौन जगाया, अब उसको छोड़ेंगे नहीं, तो ये दोनों क्या हुआ, एक्टिव हुआ। अब ये दोनों क्या हुआ, तैयार हो गया, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अब एंटीरियर क्या किया कि रिलीज किया, मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी से जो हार्मोन रिलीज हो रहा था, एसीटीएच हार्मोन रिलीज हो रहा था, उसको क्या किया, उसके रिलीज को डिक्रीज कर दिया, कम कर दिया। कम करने से क्या हुआ, ये एड्रीनल ग्लैंड कम किया, तो उसके बाद एड्रीनल ग्लैंड, जो कि एड्रीनल ग्लैंड कहाँ रहता है, किडनी में रहता है, जो यूरिन को फॉर्मेशन करता है, तो एड्रीनल ग्लैंड, अब एड्रीनल ग्लैंड का वर्क होगा। अब क्या हुआ, जो ये मैसेज कहां पहुंच गया, अब एड्रीनल ग्लैंड के पास पहुंच गया, यानी कि एंटीरियर पिट्यूटरी के कहा दोस्त एक दोस्त है उसका, एड्रीनल ग्लैंड है। एड्रीनल ग्लैंड क्या है, पिट्यूटरी का, एंटीरियर पिट्यूटरी का दोस्त है। अब कहा मेरे दोस्त को इतना रात को कौन झगड़ा करने के लिए आया, अब हम छोड़ेंगे नहीं। अब ये भी क्या किया, अपने हथियार लेके एड्रीनल ग्लैंड तैयार हो गया। अब ये तैयार हुआ तो ये क्या किया, ये अपने, अब ये तैयार हो गया, अब इसका भी बेटा सुना, अब एड्रीनल ग्लैंड का भी बेटा सुना, एड्रीनल ग्लैंड क्या किया, ये अपने बेटा को शांत कराया। कौन है इसका बेटा, देखते हैं ये क्या किया, एड्रीनल ग्लैंड क्या किया, सिक्रीशन, जो सिक्रीशन ऑफ डिक्रीज क्या, सिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन हार्मोन को सिक्रीशन को कम किया। कौन किया, एड्रीनल ग्लैंड। कौन क्या किया, सिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरोन हार्मोन को कम किया, मतलब जो रिलीज हो रहा था वो हार्मोन को क्या किया, कम किया। कौन कम किया, एड्रीनल ग्लैंड। अब एड्रीनल ग्लैंड इसको कम किया, तब क्या होगा, उसके बाद क्या हुआ, कि अब क्या होगा कि किडनी में तो सोडियम था, वाटर था, सोडियम वाटर का एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हुआ,
डिग्री। आपको पता है कि जो भी यूरिन हमारा फॉर्मेशन कहाँ होता है, किडनी के नेफ्रॉन से हमारा क्या होता है, यूरिन का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, फॉर्मेशन। यूरिन का फॉर्मेशन कहाँ होता है हमारे बॉडी में, किडनी में होता है। किडनी में वो भी कहाँ पे होता है, नेफ्रॉन एक पार्ट होता है उसमें होता है किडनी का फॉर्मेशन। क्या होता है, क्षमता है, बोमेन कैप्सूल में क्षमता है, बोमेन कैप्सूल का लोअर लूप में जाता है, फिर हायर लूप में जाते हुए जो डक्ट कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू क्या होता है, वहां पे एब्जॉर्प्शन होता है। जो ट्यूब में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है सोडियम, जो सोडियम वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है ब्लड, और फिर क्या होता है, बहुत सारे जो वेस्ट पार्ट है वो हमारे कलेक्टिंग डक्ट के द्वारा, हमारे यूरिन के द्वारा बाहर बॉडी से बाहर चला जाता है। तो किडनी में सोडियम एंड वाटर का एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हुआ। डिक्रीज होने के कारण क्या हुआ, डिक्रीज होने के कारण क्या होगा, इंक्रीज यूरिनेशन, यूरिनेशन बढ़ा। यूरिनेशन इंक्रीज हो गया, यूरिनेशन इंक्रीज हो गया। इंक्रीज होने से क्या हुआ कि नॉर्मल ब्लड फ्लड नॉर्मल हो गया। क्या हो गया, नॉर्मल ब्लड। तो देखिए कहां से कहां चला गया, हमारे बॉडी में क्या हो गया था, ब्लड बढ़ गया था। बढ़ गया तो क्या हुआ कि वो ब्रेन को मैसेज गया कि हमारे बॉडी में अधिक फ्लूइड हो गया है। उसके बाद क्या किया, वो हाइपोथैलेमस को जगाया। हाइपोथैलेमस का दो बेटा है, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये दोनों एक्टिव हुआ। तो एंटीरियर पिट्यूटरी क्या क्या रिलीज कर दिया, कम कर दिया। जो एसी ये हार्मोन जो रिलीज करता है, किसका काम है, एसीटीएच हार्मोन का रिलीज करना किसका काम है, एंटीरियर पिट्यूटरी का। ये क्या क्या इस हार्मोन को जो रिलीज करता था उसको क्या किया, कम कर दिया, मतलब स्लो कर दिया। स्लो करने के बाद क्या हुआ, फिर दूसरा आया एड्रीनल ग्लैंड को सिग्नल गया। एड्रीनल ग्लैंड किडनी के पास सिग्नल गया कि हमारे बॉडी में फ्लूइड अधिक बन गया, अब इसको जल्दी 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 इसको बाहर करना है। कैसे करना है, इसको जल्दी जल्दी बाहर करना है, जल्दी जल्दी बाहर करना है, यानी कि जल्दी जल्दी पास होगा। अब कोई नदी ओवरफ्लो होने लगता है, बहुत ज्यादा पानी उसमें हो जाता है। सुनते हैं ना कि नेपाल से पानी छोड़ दिया, यानी कि उसको क्या किया, अब पानी को लीकेज कर दिया, बिहार में भेज दिया। वहां डूब रहा था, नेपाल जब डूबता है तो इंडिया में छोड़ देता है पानी। तो उसी तरह क्या हुआ कि एंटीरियर पिट्यूटरी एसीटीएच हार्मोन को रिलीज को कम किया। रिलीज को कम होने से क्या हो गया, एड्रीनल ग्लैंड एक्टिव हो गया। अरे कौन छोड़ा पानी, अब छोड़ेंगे नहीं। अब क्या हो गया कि ये एक्टिव हो गया। ये अब ये सोचने लगा कि कैसे हम एसीटीएच हार्मोन का रिलीज कम हो गया। अब कम होने से क्या हो गया, ये भी इसको कम कर दिया। अब ये इसको कम किया। अब एड्रीनल ग्लैंड क्या किया, सिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरोन हार्मोन को कम किया। अरे उधर से तो पानी आ ही नहीं रहा, बंद हो गया, अब यहाँ भी बंद करो। अब क्या करेगा, यहाँ भी उसको बंद करेगा। अब बारिश नेपाल में होगा नहीं, हिमालय वहां पे पिघलेगा नहीं, तो पानी आएगा नहीं, तो ये इंडिया में कैसे भेजेगा। तो वही इसी तरह ये बंद कर दिया, अपने रिलीज जो हार्मोन हो रहा था इसके, उसको बंद कर दिया एंटीरियर पिट्यूटरी। तो एड्रीनल ग्लैंड भी क्या करेगा, इसको जो एड्रोस्टेरोन हार्मोन था उसको क्या करेगा, सिक्रीशन को कम कर देगा, मतलब स्लो कर देगा। स्लो करने से क्या होगा कि जिस किडनी में जो एब्जॉर्प्शन हो रहा था वाटर के एंड सोडियम का एब्जॉर्प्शन हो रहा था, अब क्या होगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। अब क्या होगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज होने के कारण क्या होगा कि यूरिनेशन अब इंक्रीज बढ़ जाएगा। अब आपको तुरंत तुरंत पेशाब, मतलब यूरिन पास होने के पास होगा। यूरिन पास होने के कारण क्या होगा, फिर जब आप लगातार यूरिन 2 बार 3 बार जाएंगे तो फिर हमारे बॉडी में नॉर्मल फ्लूइड हो जाएगा। नॉर्मल फ्लूइड होने के कारण क्या होगा, फिर हमारा बॉडी तब अपना अपना वर्क पे लगा जाएगा, तब अपना अपना नॉर्मल वर्क करते रहेगा। तब एड्रीनल अपना वर्क करेगा, एड्रीनल एंटीरियर पिट्यूटरी अपना वर्क करेगा। तो कैसे एब्जॉर्प्शन होता है तो आपको बता देते हैं। जैसे ये हमारा क्या है, नेफ्रॉन, ये नेफ्रॉन है। अब क्या करता है, यहाँ पे एक वर्क समझिए, इसका वर्क समझना जरूरी है। एल्डोस्टेरोन को, एल्डोस्टेरोन क्या क्या किडनी में Na और
Na+ और वाटर के एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज कर दिया। यानी कि कैसे डिक्रीज कर दिया बताते हैं आपको कि इसका काम क्या है। एल्डोस्टेरोन का पहला नंबर काम क्या है वो बताते हैं। एल्डोस्टेरोन का काम है नेफ्रॉन में यानी कि किडनी में ये काम है कि ये क्या करता है, पोटेशियम को, जो पोटेशियम रहता है उसको क्या करता है, रिमूव करता है, मतलब हटा देता है, यूरिन के थ्रू उसको बाहर कर देता है। ये क्या करता है, रिमूव करता है, वाटर के थ्रू उसको रिमूव कर देता है पोटेशियम को। और यहाँ पे जो सोडियम रहता है तो उसको क्या करता है, ब्लड वेसल्स में अब्जॉर्ब कराता है। ये क्या कराता है, जितने भी सोडियम है, सोडियम को क्या करता है, ब्लड में एब्जॉर्ब कराता है। कौन कराता है, एल्डोस्टेरोन हार्मोन का काम है हमारे किडनी में, जो कहां से सीक्रेट हो रहा था, एड्रिनल ग्लैंड से। वो क्या करता है, जो भी पोटेशियम है यूरिन पानी में, जो फ्लूइड में बहुत सारे बताए आपको, पोटेशियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम, ये सब रहता है। ये क्या करता है, एल्डोस्टेरोन रिमूव करता है, पोटेशियम को रिमूव कर देता है यूरिन के द्वारा, और यूरिन में छोड़ देता है, यूरिन के द्वारा बाहर चला जाएगा। और सोडियम रहता है उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। कहाँ एब्जॉर्ब करवाता है, ब्लड वेसल्स में। वाटर को भी कहाँ एब्जॉर्ब करता है, ब्लड वेसल्स में। अब वो ब्लड के द्वारा फिर हमारे बॉडी में सर्कुलेट होता है। तो ये क्या करता है, बंद करता है। अब यही कम हो गया, यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इसी का सिक्रेशन कम हो रहा है। सिक्रेशन कम होने के कारण क्या होगा कि सोडियम अब एब्जॉर्ब नहीं होगा, पानी अब एब्जॉर्ब हमारे ब्लड वेसल्स में नहीं होगा, कम होगा। यानी कि यहाँ पे क्या स्लो कर दिया था, सिक्रेशन कम कर दिया था। तो ये कम होगा तो ये भी कम होगा। अब इसका सिक्रेशन कम रहेगा तो ये भी एब्जॉर्प्शन भी तो कम रहेगा। तो एब्जॉर्प्शन जब कम हो जाएगा तो यूरिन के द्वारा जो भी थोड़ा बहुत इसमें एब्जॉर्ब होगा, नहीं तो बहुत सारे यूरिन के द्वारा हमारे बॉडी से बाहर चला जाएगा। तो आप लोग समझे, तो वही ये लिखा हुआ है। हमको ये समझाना था आपको टॉपिक, इसलिए हम बताए आपको कि एल्डोस्टेरोन जो सिक्रेशन उसका कम हो रहा है तो हमारा बॉडी में इंक्रीज कैसे हो रहा है, यूरिनेशन कैसे इंक्रीज हो रहा है। तो वही हम बताए कि एल्डोस्टेरोन हार्मोन का काम है कि वह पोटेशियम को क्या करता है, रिमूव करता है। कहां से, हमारे किडनी से। कहां रिमूव करता है, यूरिन में छोड़ देता है उसको, यूरिन में छोड़ता था, वो बाहर चला जाता है। अब क्या होता है कि, और इसका काम है कि जो सोडियम है, सोडियम को और वाटर को क्या है, एब्जॉर्ब करता है, ब्लड वेसल्स में एब्जॉर्ब करता है। लेकिन यही कम हो गया तो क्या होगा कि अब यह न वाटर एब्जॉर्ब होगा यहाँ पे, ना ही वाटर एब्जॉर्ब होगा, नहीं सोडियम एब्जॉर्ब होगा, कम मात्रा में होगा, क्योंकि यह डिक्रीज हो गया था, एल्डोस्टेरोन डिक्रीज हो गया। तो वही कह रहा है कि किडनी में सोडियम और वाटर का एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो गया, कम हो गया। कैसे कम हो गया आपको यहाँ बता दिए। और यूरिनेशन, अब पानी जब पूरे प्रेशर में जो एब्जॉर्ब होगा नहीं, अब एब्जॉर्ब होगा नहीं तो वह कहाँ, ट्यूब के द्वारा बाहर जाता ही जाएगा, बाहर जाता ही है। अब बता दें आपको कि अब आप खेत पका रहे हैं, आप लोग कभी किए होंगे, हम भी बहुत किए हैं। जब खेत पका रहे हैं तो खेत में क्या रहता है, ट्यूब से जो पाइप आते रहता है, पानी आते रहता है, आप लोग क्या करते हैं उसमें कील से चाहे किसी चीज से उसमें क्या करते हैं, छींट कर देते हैं पाइप में। तो पाइप में छींट करने के कारण होता है, अगर ज्यादा छींट करने से वो पानी क्या होता है, रास्ता बीच में ट्यूब और जहाँ पे पंप लगा हुआ वहां पे और खेत में पहुंचने के बीच में वो पानी बाहर जा रहा है, बाहर आ रहा है, वहां ना कहीं एब्जॉर्ब हो रहा है बाहर में, तो वहां पे कम मात्रा में पहुंचेगा, कहाँ, खेत में कम पहुंचेगा। उसी तरह यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाता था तो क्या होता था, नॉर्मल यूरिन पास होता था। लेकिन ये जब कम हो गया तो ये एब्जॉर्प्शन भी नहीं हो रहा, एब्जॉर्प्शन होगा नहीं, यानी कि ट्यूब फटे, यहाँ पे आएगा नहीं, छींट से आएगा नहीं तो पूरा पानी जाएगा खेत में। उसी तरह यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होगा नहीं तो जितना यूरिन आएगा उतना आउटपुट हो जाएगा। तो हमारे बॉडी में बनने का ये इसका काम था। अब हम लोग देते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी का क्या काम है। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या करता है, हार्मोन को रिलीज करता है। कौन हार्मोन को, एडीएच हार्मोन को। अब ये क्या करता है, एक एडीएच हार्मोन को रिलीज करता है। एडीएच हार्मोन के रिलीज को क्या करता है, कम करता है। अब हाइपर हो गया, अधिक हो गया था, इसको काम क्या है, कम करना है। तो कम करता है कौन को, एडीएच हार्मोन को। एंटी डायरेटिक हार्मोन को क्या करता है, यहाँ पे कम करता है। इसको कम करने का काम किसका है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी का काम करना। और ये एंटीरियर पिट्यूटरी का काम क्या है, एडीसीटीएच हार्मोन को रिलीज करना। इसका काम है एडीएच हार्मोन, एंटी डायरेटिक हार्मोन को रिलीज करना। तो यहाँ पे हाइपर हो गया था, हाइपोथैलेमस कहा कि जल्दी कम करो, ये क्या कर रहा है, कम करना, अपने पापा के ऑर्डर को फॉलो कर रहा है।
इसको इनका पापा बोला हाइपोथैलेमस कि एडीएच हार्मोन को कम करो। इनका पापा विवेक भी क्या बोला, इसको भी बोला, इनके दोनों बेटा को कम कहा अपना अपना काम फॉलो करो। ये दोनों क्या कर रहा है, अपना पालन कर रहा है। जैसे राम जी को उनका पापा क्या बोले कि आप चले जाइए वनवास, चले जाइए, आपका वनवास जाना है। मतलब अब किसी के कहने से वजह से उनका माथा के कई था, उनके कहने पे उनका पापा उसको बोले कि आप तुम वनवास चले, तो अपना पापा का ही फॉलो किया। उनका भाई उनको लेने के लिए गया राम जी को, तो वो बोला पापा का जो आज्ञा है उनको हम तोड़ के नहीं जाएंगे। तो जितना दिन का उनका था लिखा हुआ कि मतलब ऑर्डर था कि 14 साल आपको वनवास में रहना, तो 14 साल वनवास होके फिर वो अयोध्या लौटे। तो उसी तरह इनका आदेश था कि तुम दोनों अपना वर्क को स्लो करो, तो वही दोनों स्लो कर रहा है, यानी कि वो डिक्रीज कर रहा है, कम कर रहा है। जो एडीएच हार्मोन रिलीज करता था उसको कम करता है। कम करने के कारण क्या होता है कि एक एक्वापोरिन चैनल होता है, किसमें आपको बता दे कि इसका एग्जांपल यहाँ पे क्या होता है, जैसे यह न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन है, यहाँ पे क्या होता है एक्वापोरिन, ये क्या रहता है, यहाँ पे एक्वापोरिन चैनल रहता है। यहाँ पे क्या रहता है, ये क्या है, एक्वापोरिन चैनल है। ये क्या है, एक्वापोरिन चैनल। ये क्या करता है, यहाँ पे ये क्या है, ब्लड वेसल्स, क्या है, ब्लड वेसल्स है, ब्लड, ये क्या है, ब्लड वेसल्स है। ये क्या है, एक्वापोरिन चैनल है। एक्वापोरिन चैनल क्या करता है, ये क्या करता है, जो भी यहाँ पे सोडियम पोटासियम सॉरी यूरिन वाटर एंड सोडियम को क्या करता है, यह ब्लड वेसल्स में एब्जॉर्ब कराता है। एक्वापोरिन चैनल का क्या काम है हमारे किडनी में, वो क्या करता है, सोडियम एंड वाटर को एब्जॉर्ब कराता है। एब्जॉर्ब कहाँ कराता है, इसमें, ये ब्लड वेसल्स में एब्जॉर्ब कराता है। एक्वापोरिन चैनल को एक्टिव कौन करता है, एडीएच हार्मोन से काम करता है। एडीएच हार्मोन उसको एक्टिव करता है, तब जाके ये क्या करता है, एक्वापोरिन चैनल उस वाटर एंड जो सोडियम है उसको एब्जॉर्ब कराता है ब्लड वेसल से। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि एडीएच हार्मोन ही कम हो रहा है। एडीएच हार्मोन कम होने के कारण क्या होता है कि जो एक्वापोरिन चैनल है, एक्वापोरिन चैनल है, ये भी अब एक्टिव नहीं होता है। क्या होता है, नॉन एक्टिव होता है। इसका वर्क जो होता है क्या होता है, स्लो होता है। एक्वापोरिन चैनल का वर्क क्यों स्लो होता है, क्योंकि एडीएच हार्मोन जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता था वही कम हो गया, वही डिक्रीज हो गया। तो क्या होगा, एक्वापोरिन चैनल भी क्या हो जाएगा, उसका काम स्लो हो जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा। अब ये धीरे धीरे होने के कारण क्या होगा, जब एक्वापोरिन चैनल स्लो हो जाएगा तो जो यहाँ पे एक्वापोरिन जो सोडियम वाटर जो इसमें एब्जॉर्ब होता है ब्लड वेसल्स में, अब उसका वो भी अब एब्जॉर्ब होना भी कम हो जाएगा, बहुत स्लो हो जाएगा। अब स्लो होने के कारण क्या होगा, स्लो एब्जॉर्प्शन होगा, स्लो एब्जॉर्प्शन होगा, स्लो एब्जॉर्प्शन होगा ऑफ वाटर का, वाटर सोडियम इन slow absorption of water and sodium in blood वेसल्स। अब ब्लड वेसल्स में क्या होगा, सोडियम का एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। कम होने के कारण क्या होगा, जब कम होगा तो क्या होगा कि यूरिनेशन बढ़ेगा, यूरिनेशन बढ़ेगा। सो इंक्रीज वाटर फ्लो थ्रू यूरिन, क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज होगा वाटर फ्लो, वाटर का फ्लो थ्रू यूरिन, यूरिन के द्वारा वाटर का फ्लो अधिक हो जाएगा। अधिक होने के कारण क्या होगा कि सो एक्स्ट्रा फ्लूइड रिमूव हो जाएगा, इसलिए एक्स्ट्रा
एक्स्ट्रा फ्लूइड रिमूव फ्रॉम बॉडी या ब्लड वेसल। अब हम लोग आप लोग को पूरी अच्छी तरह से एक समरी टाइप में समझा देते हैं कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे, रेगुलेशन ऑफ ब्लड फ्लो, यानी कि हमारे बॉडी में जब ब्लड का अधिक हो जाना, सॉरी हमारे बॉडी में जब फ्लूइड अधिक हो जाता है तो हमारा बॉडी उसको कैसे रेगुलेट करता है उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो हमारा बॉडी में जब फ्लूइड रेगुलेट अधिक हो जाता है फ्लूइड, तो वह क्या करता है, ब्रेन के पास मैसेज आता है कि हमारे बॉडी में फ्लूइड की मात्रा अधिक हो गया है, यानी कि बहुत बढ़ गया है। वो क्या करेगा, ब्रेन में जो एक पार्ट, ब्रेन का पार्ट रहता है हाइपोथैलेमस, वो एक्टिव होगा। एक्टिव होने के कारण क्या करेगा, वो उसका फिर दो बेटा यानी कि दो पार्ट है हाइपोथैलेमस का, दो पार्ट है, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करेगा, वो एंटीरियर पिट्यूटरी जो एसीटीएच हार्मोन को रिलीज करता था, अब वो उस हार्मोन को रिलीज करना डिक्रीज कर देगा, कम कर देगा। क्यों कम करेगा, क्योंकि वहां पे हाइपर वॉल्यूमिया हो गया, मानी कि हमारे बॉडी में यानी कि ब्लड वेसल्स में अधिक फ्लूइड हो गया है। तो क्या करेगा, वो एसीटीएच हार्मोन को कम करेगा। कम करने से कारण वो सिग्नल कहां जाएगा, एड्रीनल ग्लैंड के पास जाएगा। एड्रीनल ग्लैंड करेगा, क्या करेगा कि अब हमारे बॉडी में कुछ हलचल हो रहा है। एड्रीनल ग्लैंड क्या करेगा कि हमारे बॉडी में कुछ हलचल हो रहा है। हलचल होने के कारण क्या करेगा, वो तुरंत क्या करेगा, एड्रीनल ग्लैंड वो अपनी सिक्रीशन जो करता था एल्डोस्टेरोन हार्मोन को जो सिक्रीशन करता था, अब उसको भी कम कर देगा। पिट्यूटरी एंटीरियर पिट्यूटरी क्या एसीटीएच हार्मोन को कम किया। अब उसको पता चला, एड्रीनल ग्लैंड को पता चला कि हमारे बॉडी में कुछ हलचल हो रहा है। अब हलचल होने का